हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी भारद्वाज। तो आज हम अपने सेकंड पोएम के बारे में डिस्कस करेंगे क्लास 9 आईसीएसई सिलेबस की, जो कि है डॉक्टर्स जर्नल एंट्री फॉर अगस्त 6 1945। तो हमने लास्ट अपने वीडियो में डिस्कस किया था आई रिमेंबर पोएम के बारे में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच, और अगर आप ये पोएम के एक्सप्लेनेशन को इंग्लिश में सुनना चाहते हो तो प्लीज़ गो ऑन टू माई चैनल ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज। वहाँ पे ये सारे एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में इंग्लिश में बताई गई हैं। द मॉर्निंग्स, हाँ जा उससे पहले मैं बता देती हूँ कि आखिर इसमें क्या है। पहले हम टाइटल पर डिस्कस करते हैं, डॉक्टर्स जर्नल एंट्री फॉर अगस्त 6 1945। तो ये एक जर्नल एंट्री है बाय अ डॉक्टर जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए गए थे। अगस्त 6 1945, अगर आपको याद होगा तो ये वही डेट है जिस दिन एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी में। तो और हम अभी तक जानते हैं ये चीज़ कि एटॉमिक बॉम्ब्स के का असर कितना ज़्यादा हुआ था उस वक्त, जिनके इफ़ेक्ट्स आज भी देखे जाते हैं। जो रेडिएशंस निकली थी उन बॉम्ब्स के द्वारा, वो अभी भी उनके इफ़ेक्ट्स हैं वहाँ के लोगों में। तो इस पोएम के थ्रू जो विक्रम सेठ हैं इस पोएम के राइटर, तो उन्होंने अपने इस पोएम के थ्रू बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ों को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया है और बहुत ही डिटेल्ड वे में हमें बताया है कि लोगों का कैसा रिएक्शन था जब वो एटॉमिक बॉम्ब गिरी थी हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो आइए शुरू करते हैं। The morning stretched calm, beautiful and warm. Sprawling half-clad, I gazed out at the form of shimmering leaves and shadows. Suddenly, a strong flash, then another startled me. I saw the old stone lantern brightly lit. तो इन पोएम्स में इस लाइंस में पोएट जो है विक्रम सेठ को बताते हैं कि द मॉर्निंग स्ट्रेच्ड काम ब्यूटीफुल एंड वार्म। तो बाकी सारे नॉर्मल मॉर्निंग्स की तरह ये भी एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही काम, बहुत ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी। ठीक है। स्प्रॉलिंग हाफ क्लैड, स्प्रॉलिंग मीन्स बिल्कुल ऐसे आराम से बैठना, जो बैठने के तरीके को कहते हैं, या तो बैठना या फिर आराम से लेटे रहना। हाफ क्लैड, तो ये जो राइटर है वो लेटे हुए थे या बैठे हुए थे, अपने हाफ ड्रेस, क्योंकि मॉर्निंग का समय है तो हाफ क्लैड है। हाफ क्लैड मीन्स हाफ ड्रेस्ड। आई गेज्ड आउट एट फॉर्म, गेज्ड आउट मीन्स बाहर किसी चीज़ को मतलब गेज करना, कुछ ध्यान से कुछ चीज़ों को बाहर देखना। ऑफ शिमरिंग लीव्स एंड शैडोज, तो ये बाहर क्या देख रहे थे? चमकती हुई लीव्स, उनके शैडोज। शिमरिंग वर्ड यूज़ किया गया है किस चीज़ के लिए? शिमरिंग मीन्स चमकदार पत्ते। चमकदार पत्ते, ऑब्वियसली पत्ते चमकदार नहीं होते, मगर यहाँ पे शिमरिंग वर्ड यूज़ की गई है मॉर्निंग को दिखाने के लिए कि सुबह का वक्त है, पत्तों पे सनलाइट जा रही है और वो बिल्कुल चमक रही है, शिमरे। एंड सडनली अ स्ट्रॉन्ग फ्लैश दैट अनदर स्टार्टल्ड मी। तो जैसे कि हम जैसे मूवीज़ होते हैं ना, फाइनल डेस्टिनेशन, जैसे कि शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल ऐसा सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लोग एंजॉय कर रहे होते हैं या फिर नॉर्मल डे रूटीन करते हैं, और अचानक से कुछ ऐसा होता है कि उनकी लाइफ पूरी ही चेंज हो जाती है, सब कुछ इधर उधर हो जाता है। तो ठीक उसी तरह इस पोएम में भी डॉक्टर ने बताया है, डॉक्टर विक्रम सेठ ने बताया है कि कैसे एक बहुत ही पीसफुल मॉर्निंग थी, बहुत ही काम मॉर्निंग थी, बट देन आउट ऑफ नोवेयर क्या हुआ? सडनली a strong flash that another startled me. तो 2 फ्लैशेस हुई अचानक से, और startled me मीन्स मुझे ऐसा शॉक कर गया। I saw the old stone lantern brightly lit. तो वहाँ पे एक ओल्ड स्टोन लैंटर्न था जो कि बिल्कुल वो जो फ्लैश थी, वो जो स्ट्रॉन्ग फ्लैश थी, वो इतनी तेज थी कि वो जो बगल में रखी हुई लैंटर्न थी, ठीक है, जिसे हिंदी में हम लालटेन कहते हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल जल उठी। और तो इन लाइंस के थ्रू पोएट ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से एक नॉर्मल सुबह की शुरुआत हुई थी हिरोशिमा और नागासाकी में, मगर किस तरीके से 2 सडन फ्लैशेस ऑफ लाइट हुई और सब कुछ बदल गया। ठीक है, और अब ध्यान रखना कि ये पोएम जो है ये
चूँकि एक जर्नल एंट्री आप समझते हो ना, जैसे कि आप पर्सनल डायरीज़ मेंटेन करते हैं, तो उसमें हम कैसे लिखते हैं, अपने बारे में लिखते हैं, तो आप खुद को एड्रेस करके लिखते हैं, आई करके फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है। ठीक उसी तरह सिंस ये जर्नल एंट्री है, तो ये भी फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है, और ये आई जो है वो राइटर भी हो सकता है, पोएट भी हो सकते हैं, या ये डॉक्टर जिसके बारे में बोला गया है, ये वो भी हो सकते हैं। ठीक है? Magnesium flares, while I debated it, the roof, the walls, and as it seemed, the world collapsed in timber and debris. Dust swirled around me. In the garden now, and weird, my drawers and undershirt disappeared. तो मैग्नीशियम फ्लैश, तो ये डॉक्टर कहते हैं कि क्या वो मैग्नीशियम फ्लैश थे? अगर आपने थोड़ा भी वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ा होगा, तो उस टाइम पे वॉर के टाइम पे मैग्नीशियम फ्लैश का यूज़ किया जाता था सिग्नल्स देने के लिए, या फिर इल्यूमिनेट करने के लिए बैटल फील्ड्स को। ठीक है? रोशनी रात के समय अगर कुछ चीज़ों को किसी को ढूंढना होता था या फिर कहीं जाना होता था, तो उन चीज़ों के लिए ये मैग्नीशियम फ्लैश यूज़ होते थे। तो उन्हें लगा कि क्या ये मैग्नीशियम फ्लैश थे। वाइल आई डिबेटेड इट, तो वो सोच ही सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि वो सोच ही रहे थे, लेकिन आसपास उन्होंने देखा कि द रूफ, द वॉल्स, एंड एज इट सीन द होल वर्ल्ड कोलैप्स इन टिम्बर एंड डेब्री। तो घर के जो रूफ्स हैं, जो वॉल्स हैं, वो सभी कुछ गिर रहे थे। ठीक है? और ऐसा लग रहा था कि मानो पूरी दुनिया ही तबाह हो गई हो। Collapsed in timber and debris, dust swirled around me. Dust swirled means हर जगह सिर्फ debris ही debris. Debris means पूरा जो अगर कुछ चीज़ें टूटती बिखरती हैं, collapse होती हैं, तो हमें वही चीज़ें दिखाई देती हैं। तो in the garden now and weird, my drawers and undershirt disappeared. आसपास सिर्फ और सिर्फ तबाही थी, और जो उनके जो शरीर पे उन्होंने शुरू में मेंशन किया ना, हाफ क्लैड मींस पूरे कपड़े नहीं पहने थे उन्होंने, तो जो भी पहने थे वो डिसअपियर हो गए मींस वो खत्म हो गए, गायब हो गए शरीर से। ठीक है? खत्म हो गए, गायब हो गए मींस व्हाट, वो जल चुके थे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन, a splinter jutted from my mangled thigh. My right side bled, my cheek was torn, and I dislodged detachedly a piece of glass, all the time wondering what had come to pass. Okay? तो इन लाइंस में जो पोएट है वो कहते हैं a splinter jutted from my mangled thigh. स्प्लिंटर क्या होती है? वो छोटी सी बहुत छोटी एकदम बारीक सा टुकड़ा होता है, चाहे वो लकड़ी का हो सकता है, चाहे वो ग्लास का हो सकता है। तो यहाँ पे ये स्प्लिंटर जो है वो ग्लास का है, क्योंकि कुछ अगले लाइंस में पोएट ने बताया है। माई राइट साइड और फ्रॉम माई मैंगल्ड थाई, मैंगल्ड थाई मीन्स उनकी जो थाई है वो पूरी तरीके से क्रश्ड हो चुकी थी, डैमेज्ड हो चुकी थी। माई राइट साइड ब्लेड, माई चीक वॉज टॉर्न, तो उनका जो राइट साइड है वो पूरा ब्लीड कर रहा था, और माई चीक वॉज टॉर्न, एंड आई डिसलॉज्ड मीन्स उन्होंने निकाला, क्या निकाला? डिटैचेडली अ पीस ऑफ ग्लास, तो वही जो स्प्लिंटर जो उनके पैर में लगा था, उन्होंने उसे निकाला। ऑल द टाइम वंडरिंग व्हाट हैड कम टू पास, तो ये सब चीज़ें जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया कि ये जो ब्लास्ट था वो इतनी ही जल्दी हुआ कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, व्हाट हैड कम टू पास, क्या हुआ आखिर। ठीक है? आइए चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। Where was my wife? Alarmed, I gave a shout. Where are you, Yako-san? My blood gushed out, the artery in my neck, scared for my life. I called out, panic-stricken, to my wife. Pain, blood-stained, frightened, Yako-san emerged. Holding her elbow, will be fine, I urged. तो अब ये सब चीज़ें हो रही थी, तभी डॉक्टर ने सोचा कि मेरी वाइफ कहाँ है, और ये सोच करके उन्होंने अपनी वाइफ को आवाज़ लगाई, वेयर आर यू यकोसा, यकोसा उनकी वाइफ का नाम है। माई ब्लड गश्ड आउट मीन्स गश्ड वर्ड यूज़ किया है उन्होंने ये दिखाने के लिए कि कितनी तेज़ी से खून बह रहा था। द आर्टरी इन माई नेक स्कैर्ड फॉर माई लाइफ, और चूंकि वो डॉक्टर थे तो उन्हें पता था कि नेक में किसी आर्टरी को डैमेज होना मतलब वो उनके लिए फेटल हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, उनकी जान भी जा सकती है। स्कैर्ड फॉर माई लाइफ, उन्हें डर लग रहा था क्या कहीं उनकी जान ना चली जाए।
आई कॉल्ड आउट पैनिक स्ट्रिकन टू माई वाइफ। तो काफ़ी उनको पैनिक हो रही थी, अपने वाइफ को उन्होंने आवाज़ दिया। तो फाइनली उनकी वाइफ भी आई, वो भी बिल्कुल पेल, डर से, शॉक से, ठीक है। ब्लड स्टेन, उन्हें भी पूरे खून के धब्बे लगे हुए थे। फ्राइटेंड, टेरिफाइड, योको-सान इमर्ज्ड। फाइनली योको-सान सामने आई, होल्डिंग हर एल्बो। तो उनके भी एल्बो में चोट लगी हुई थी। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी ये जो डॉक्टर हैं, ये इन्होंने अपनी वाइफ को भी काम करने की कोशिश की। ठीक है, विल बी फाइन, आई अर्ज्ड। तो वो इस सिचुएशन में भी चाह रहे थे कि उनकी वाइफ ज्यादा परेशान ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट, लेट्स गेट आउट क्विकली। Stumbling to the street, we fell, tripped by something at our feet. I gasped out when I saw it was a head. Excuse me, please excuse me. He was dead. A gate had crushed him. There we stood afraid. तो फाइनल अब नेक्स्ट इन लाइन्स में डॉक्टर ये कहते हैं कि लेट्स गेट आउट क्विकली। तो जो दोनों की हालत थी उसमें उन्होंने सोचा कि भाई अभी जल्दी से यहाँ से निकलना है। स्टम्बलिंग टू द स्ट्रीट, स्टम्बलिंग मीन्स लड़खड़ाते हुए, ठीक है। तो जब वो जा रहे थे गलियों में से, तो ही फेल ट्रिप बाय समथिंग एट आवर फीट। तो उनके पैर में से कुछ लगकर वो ऑलमोस्ट गिरने ही वाले थे। तो जब उन्होंने देखा कि आखिर वो क्या है, आई gasped out when I saw it was a head। तो जिस चीज से उनके पैर में लग के जिस चीज से वो गिरे, वो क्या था? वो एक्चुअल में किसी का सर था। एक्सक्यूज मी, प्लीज एक्सक्यूज मी, ही वाज डेड। तो फिर उन्होंने देखा कि आई गेट हैड क्रश्ड हिम। तो एक दरवाजे से उसका हेड क्रश हो चुका था। देयर वी स्टूड अफ्रेड। तो ऑब्वियसली वैसा सीन देख करके वो बहुत ज्यादा डर गए और वहां पे वो खड़े थे बिल्कुल डरे हुए। A house standing before us tilted, swayed. Get to the hospital, we needed aid. Sorry. Toppled and crashed. A house standing before us tilted, swayed, toppled and crashed. Fire sprang up in the dust. Spread by the wind, it dawned on us we must get to the hospital. We needed aid. And I should help my staff too. Though this made sense to me then, I wonder how I could. तो उसके बाद हाउस स्टैंडिंग, तो उन्होंने वहाँ पे देखा, पहले तो उनके पैर में वो किसी का सर लग गया, ठीक है। तो पहले उससे ही वो डरे हुए थे। फिर उन्होंने देखा ए हाउस स्टैंडिंग बिफोर अस टिल्टेड एंड स्वेड। तो उनके सामने एक घर था जो टिल्ट कर रहा था एंड स्वेड, जो इधर से उधर मूव कर रहा था। पहले वो लड़खड़ाया एंड क्रैश, तो पूरी तरह गिर गया। फायर स्प्रैंग अप इन द डस्ट, और वहाँ पे उसमें आग लग गई, और वो आग जो है वो हवा चलने की वजह से और ज्यादा भयावह हो गई और ज्यादा बढ़ गई। इट dawned on us, dawned on us means उन्होंने वो रियलाइज किया कि वी मस्ट गेट टू द हॉस्पिटल, कि हमें जल्दी से हॉस्पिटल जाना चाहिए क्योंकि हमें हेल्प की जरूरत है। एंड आई शुड हेल्प माई स्टाफ टू। तो ये तो उन्हें तो लगा ही, डॉक्टर को लगा कि हाँ भाई हमें हेल्प की जरूरत है, पर फिर वहाँ पे वो ये भी सोच रहे हैं, उन्हें एक ख्याल आया कि आई शुड हेल्प माई स्टाफ टू, कि उन्हें अपने स्टाफ को भी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन फिर ये थॉट, फिर उन्होंने सोचा कि भाई मैं क्या ही मदद कर पाऊंगा उनका, जो खुद ही इस हालत में है, ठीक है, कि कैसे मैं इस हालत में किसी की मदद कर पाऊंगा। ओके, तो ये थॉट दिखाता है कि इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी डॉक्टर ने अपनी ह्यूमैनिटी बिल्कुल बरकरार रखी। ऐसा नहीं कि उन्होंने वो हमें भी उनका कोई हॉस्पिटल होगा, वो कोई हॉस्पिटल जाते होंगे, ऐसा नहीं सोचा कि हाँ भाई स्टाफ है तो उन्हें भूल गए। नहीं, इस हालत में भी उन्हें अपने स्टाफ की याद रही। My legs gave way. I sat down on the ground. Thirst seized me, but no water could be found. My breath was short, but bit by bit my strength seemed to revive, and I got up at length. तो इन लाइंस में डॉक्टर कहते हैं कि my legs gave way, कि मेरे जो पैर हैं वो बिल्कुल खड़ा रहे थे और वो जमीन पर बैठ गए। Thirst seized me, बहुत जोर की उन्हें प्यास लगी थी, पर वहाँ पे आसपास कुछ पानी नहीं था। My breath was short, बहुत सांस चढ़ रही थी, but bit by bit my strength, पर धीरे धीरे उन्हें थोड़ा स्ट्रेंथ फील हुआ, ऐसा लगा कि उनके शरीर में थोड़ी जान आई है। एंड आई गॉट अप एट लेंथ, और फिर फाइनली वो अपने पैरों पे खड़े हुए और किसी तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की। I was still naked, but I felt no shame.
This thought disturbed me somewhat till I came upon a soldier standing silently who gave the towel round his neck to me. तो इस पैराग्राफ में अगर हमने शुरुआत याद होगा आपको, तो हमने शुरुआत में देखा था कि शुरुआत में ये सुबह का वक्त था और ये डॉक्टर ऑलरेडी हाफ ड्रेस थे और जैसे ही दो सडन फ्लैश ऑफ लाइट हुई तो जो कपड़े उनके शरीर पे थे वो भी चले गए। मीन्स वो बिल्कुल अभी तक वो इतनी सारी चीजें जो हुई वो अभी तक वो पूरे नेकेड थे। और बट आई फेल्ट नो शेम, पर ऐसी स्थिति हो रखी थी कि वो उनके शरीर पे कपड़े हैं नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और डिवाइनली चलते चलते वो एक उनके सामने एक सोल्जर आया जो कि साइलेंटली, जो एक साइड में बिल्कुल साइलेंटली खड़ा था और उसके गले में एक टॉवल थी और उसने अपने गले से टॉवल निकाल करके इस डॉक्टर को दे दिया। My legs stiff with dried blood, rebelled, I said. To Yeko-san, she must go on ahead. She did not wish to, but in our distress, what choice had we? A dreadful loneliness came over me when she had gone. My mind ran at high speed, my body crept behind. तो अब जो है डॉक्टर बताते हैं कि उनके पैर जो है वो बिल्कुल स्टिफ हो चुके थे, जो उनके बदन से जो खून गया था वो खून सूख करके बिल्कुल हार्ड हो चुका था। उनका जो पैर है वो स्टिफ हो चुकी थी। आई सेड टू यको-सान, तो उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि अब आप आगे जाओ। शी डिड नॉट विश टू बट इन आर डिस्ट्रेस, इवन दो उनकी वाइफ का बिल्कुल मन नहीं था अकेले जाने का, पर लेकिन जैसी उनकी हालत थी उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था और उन्होंने अपनी वाइफ को आगे भेज दिया क्योंकि उनकी अब आगे जाने की हालत नहीं थी। A dreadful loneliness came over me when she had gone. तो ये पोइट राइटर कहते हैं कि जैसे ही उनकी वाइफ आगे बढ़ी उनके अंदर एक बहुत ही भयावह लोनलीनेस आ गया। ठीक है, अकेलापन उनको हॉन्ट करने लगा। My mind ran at high speed, my body crept behind. तो इनका दिमाग जो है वो बहुत तेजी से चल रहा था मगर शरीर जो है वो आगे बढ़ने का नाम नहीं ले पा रहा था। मतलब वो बहुत ही, अगर बढ़ भी रहे थे वो बहुत स्लोली, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे थे। I saw the shadowy forms of people. Some were ghosts, some scarecrows, all were wordless dumb. Arms stretched out, shoulder to dangling hand. It took some time for me to understand. The friction on their bulls caused so much pain. They feared to shave flesh against flesh again. तो इसमें जब उनकी वाइफ चली गई तब डॉक्टर ने अपने आसपास देखा कि क्या हो रहा है। तो देखा कि आई सॉ द शैडोई फॉर्म्स ऑफ पीपल। शैडोई फॉर्म्स मींस जो आसपास लोग जो आ रहे थे वो बिल्कुल शैडो की तरह जा रहे थे, चुपचाप घोस्ट की तरह दिख रहे थे। कुछ तो स्केयरक्रोस पता है ना, जो फील्ड्स में लगाते हैं क्रोस को भगाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे लोगों को, जो पीपल हैं उनको डमी, जो पुतला होता है, उनसे कंपेयर किया जा रहा है। ऑल वेयर वर्डलेस डम, तो किसी की भी जुबान से भी एक आवाज नहीं निकल रही थी। सभी बिल्कुल शांत थे, समझ नहीं आ रहा, मतलब सभी भूत बने पड़े थे। आर्म स्ट्रेच्ड स्ट्रेट, शोल्डर टू हैंड एंगलिंग हैंड, तो हाँ किसी के हाथ बिल्कुल ऐसे सीधे हैं, शोल्डर कंधे से हाथ लटक रहा है। तो इट टुक सम टाइम फॉर मी टू अंडरस्टैंड, तो उन्हें कुछ समय लग गया ये समझने में। द फ्रिक्शन ऑन द बर्स कॉस्ट सो मच पेन, तो जो फ्रिक्शन हो रही थी उनके जले हुए शरीर के ऊपर, द फियर टू शेव फ्लैश अगेंस्ट फ्लैश अगेन, तो उन्हें डर लग रहा था कि बार बार उस घर्षण की वजह से उन्हें और ज्यादा दर्द रहा हो। पता ये, जब अगर कहीं भी हमें थोड़ी सी भी अगर स्किन जल जाती है, उसे अगर हम बहुत ज़्यादा घिससे तो कितनी ज़्यादा जलन होगी, कितनी ज़्यादा दर्द होगी। तो आसपास के जो लोग हैं वो उनकी वही हालत थी, पूरी शरीर जली हुई और फ्रिक्शन से उन्हें और ज़्यादा ही तकलीफ हो रहा था। ठीक है, तो those who could shuffled in a blank parade towards the hospital, I saw dismayed. A woman with a child stand in my path, both without clothes. Had they come back from the bath? तो अभी those who could shoveled in a blank parade, तो यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि सभी लोग बिल्कुल ब्लैंक परेड में सभी ऐसे भूत बने हुए, और परेड में बहुत सारे लोग वो हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहे थे। आई सॉ डिसमेड मीन्स शॉक, तो डॉक्टर जो है वो शॉक से देखता है किसकी तरफ, एक वुमन और एक चाइल्ड की तरफ। ठीक है, एक औरत है, उसके पास में एक बच्चा है और दोनों ही बिना कपड़े के हैं। Had they come from the bath, तो उन्हें लग रहा है कि बिना कपड़े के क्यों है, क्या ये लोग नहा के आए हुए हैं। I turned my gaze but was at loss to find, तो that she should stand thus till I came across a man without clothes.
And now the thought arose that some strange thing had stripped us of our clothes. तो डॉक्टर कहते हैं कि फाइन उन्होंने अपने नजरें हटा ली वो उस लेडी के ऊपर से, बट वॉज एट लॉस। तो उन्हें समझ, वॉज एट लॉस मीन्स अभी भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था, तब तक समझ नहीं आ रहा था जब तक उन्होंने एक और इंसान को देखा जो कि बिना कपड़ों के थे, ठीक है। एंड नाउ द थॉट अरोज दैट सम स्ट्रेंज थिंग हैज स्ट्रिप्ड अस ऑफ आवर क्लोथ्स। तो तब उन्हें ऐसा रियलाइज हुआ कि कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे कि सारे कपड़े छपके जल चुके हैं, ठीक है। The face of an old woman on the ground was marred with suffering, but she made no sound. Silence was common to us all. I heard no cries of anguish or a single word. तो इस पैराग्राफ में पोएट कहते हैं कि जो एक वहाँ पे फिर उन्होंने एक लेडी, बहुत एक बूढ़ी औरत का चेहरा देखा ज़मीन पर। वो बिल्कुल मैड मीन्स डैमेज, वो डैमेज हो चुका था पूरी तरीके से, लेकिन उसके मुंह से एक ज़रा आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। साइलेंस वाज कॉमन टू ऑल। तो हर एक जो लोग उनके आसपास थे, सब में एक चीज़ कॉमन थी और वो थी सबका साइलेंस। कोई एक शब्द नहीं बोल रहा था। आई हर्ड नो क्राइज ऑफ एंग्विश। सभी पेन में थे। और जब हम दर्द में होते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है? दर्द अगर हम कहें, अगर हमें कुछ फिजिकल पेन होता है तो सबसे पहला चीज़ होता है हमारे मुंह से चीख निकलती है। वो सभी के इस शरीर में था, उनके आसपास, लेकिन एक चीज़ कॉमन था और वो था साइलेंस। इतने ज़्यादा तकलीफ होने के बावजूद सभी के चेहरे पे एक चीज़ था, वो था साइलेंस। एंड इट वाज साइलेंस वाज कॉमन, नो क्राइज ऑफ एंग्विश, एंग्विश मीन्स पेन, और अ सिंगल वर्ड, किसी के मुंह से एक आवाज़ नहीं निकल रही थी, क्योंकि सभी कोई, जितने भी लोग थे, सभी बिल्कुल ऐसा शॉक्ड थे। सभी लोग स्टन्ड थे कि आखिर क्या हो गया, ठीक है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो आई होप मुझे आपको ये पोएम समझ में आ गया हो। सिंपल है, सिंपल पोएम है, और इस पोएम के थ्रू विक्रम सिंह बताना चाहते हैं कि कैसी वो हालात थे जब एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। अगर आपको कोई डाउट होगा इस पोएम से रिलेटेड, प्लीज़ लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। थैंक